हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स की यूनिट 3 को देखेंगे। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। कुल मिलाकर आपकी ये जो यूनिट है इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि भारत में मानवाधिकार से संबंधित कई सारे अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में हमें कई सारे ऐसे अधिकार देखने को मिलते हैं जो कि मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बातें करनी है। सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सको। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मानवाधिकार और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को उपनिवेश काल के बाद बने देशों में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। जब संविधान बन रहा था तब पूरी दुनिया में मानवाधिकारों पर चर्चा चल रही थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि उपनिवेश काल के बाद हमें दिखाई देता है कि कई सारे देशों में संविधान निर्माण होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी संविधान बना और भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे अधिकारों को शामिल किया गया है, कई सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है सबसे मजबूत, इसके लिए इसे मतलब इसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मजबूत संविधान माना जाता है। ये वाला जो शब्द रहेगा वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि भारतीय संविधान को उपनिवेश काल के बाद बने देशों में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक मजबूत संविधान माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, जिस समय भारतीय संविधान बना उस समय मानवाधिकारों पर चर्चा भी काफ़ी चल रही थी। तो ऐसे में भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकार हैं उससे संबंधित जो मतलब विषय हैं, जो अधिकार हैं, उन पर भी और ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि जो भारतीय संविधान निर्माता थे तो उनका दोस्तों एक मत था कि जो भारतीय मतलब जो लोग हैं तो उनको तो अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। तो मानवाधिकार से संबंधित विषय को भी उन्होंने ध्यान में रखा। साथ में भारतीय संविधान में कई अधिकारों को उन्होंने शामिल किया और भारत की जो स्थिति थी उसको भी उन्होंने ध्यान में रखा। भारत की जो समस्याएं थी उसको भी ध्यान में रखकर कई सारे अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने इन वैश्विक विचारों को ध्यान में रखा, लेकिन उन्हें भारत की सामाजिक स्थिति जैसे कि गरीबी, भेदभाव, असमानता के अनुरूप ढाला। मतलब जो भारत की सामाजिक स्थिति थी उसको भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने ध्यान में रखा। उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि भारत में मानवाधिकारों की सोच दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक विद्वान है तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक विद्वान है उपेंद्र बख्शी जी, तो इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इनका मानना है कि भारत में मानवाधिकारों की जो सोच है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक है संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और दूसरा है समाज में मौजूद असल समस्याएं। इसलिए भारत में अधिकार लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से लेकर चलते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। आपको बस यहाँ पे यही बातें बताई गई कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई सारे अधिकारों को शामिल किया गया है, कई सारे प्रावधान किए गए हैं। आइए और डिटेल में हम यहाँ पे सारी बातों को समझते हैं। अब देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की तीन परतें दिखाई देती हैं हमें। एक है मूल अधिकार, एक है नीति निर्देशक तत्व और एक है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पे हमें मानवाधिकारों से संबंधित जो अधिकार हैं भारतीय संविधान में हमें तीन रूपों में दिखाई देते हैं। एक तो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है, जिन्हें अदालत में लागू कराया जाता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और एक है नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व में भी नागरिकों के लिए कई सारे अधिकारों को शामिल किया गया है, लेकिन वो ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं। जैसे कि नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे अधिकारों को शामिल किया गया है। तो ये भी क्या है, ये भी तो मानव अधिकार के अंतर्गत ही हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कि नागरिकों के पास अधिकार हैं, साथ में उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। इन तीनों को मिलाकर संविधान एक ऐसा ढांचा बनाता है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार के अधिकारों को जोड़ता है। मतलब देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों में कई तरह के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है कि इनसे भारतीय संविधान में राजनीतिक अधिकारों को भी शामिल किया गया है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया गया है। अब देखो, यहाँ पर हम संविधान के अनुसार जो भी अधिकार हैं उनको थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, मूल अधिकार, ये अधिकार भारत के हर नागरिक को मिले हुए सबसे मजबूत अधिकार है। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकारों की बात की गई है। ये ऐसे अधिकार हैं जिनका अगर उल्लंघन होता है तो नागरिक क्या कर सकते हैं कि इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाने का अधिकार है। मतलब आप यहाँ पर सेंस को देखिए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं और साथ में नागरिकों को मूल अधिकार मिले, उनकी रक्षा हो, इसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी व्यक्ति जा सकता है। इन्हें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लागू कराया जा सकता है
देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। इन्हें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यहाँ पे मे को कट कर देना, ठीक है, लिख देना सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लिख लेना। अब देखिए इसमें शामिल है समानता का अधिकार है, मूल अधिकारों के अंतर्गत हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, ठीक है, मतलब अदालत जाने का अधिकार है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, ठीक है। अभी इनको हम और डिटेल में समझेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इसे भी समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। देखिए दोस्तों, जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था ना, तो संविधान निर्माताओं को मतलब कई सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि भारत उस समय गुलाम भी था पहले। तो जो संविधान निर्माता थे उनको हर एक स्थिति का, भारतीय स्थिति का अंदाजा था कि कई सालों से, कई मतलब दशकों से, कई 100 सालों से जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनका कई तरह से शोषण हुआ, ठीक है। उनको कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया गुलामी के समय, ठीक है, उपनिवेशवाद के समय। तो भारतीय लोगों का विकास हो पाए, भारतीय लोगों को अधिकार मिले, इसके लिए संविधान निर्माताओं को व्यवस्था करनी थी। तो इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकारों को शामिल किया। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे थे जिनके लिए संसाधन भी बहुत आवश्यक था, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। जैसे कि जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि सभी भारतीय लोगों को शिक्षा मिले, ठीक है, वो शिक्षित हों, ठीक है, और सरकार उन्हें सरकार मतलब व्यवस्था करे लोगों की शिक्षा के लिए। लेकिन अगर ये अधिकार मतलब दे देते उस समय, अगर मौलिक अधिकारों के रूप में इस अधिकार को अगर उस समय शामिल किया जाता, तो राज्य को यानी कि सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि संसाधन सरकार के पास कम थे, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी मतलब ख़राब थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। ये माना गया कि जब देश अमीर होगा, देश के पास जब संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, तब वो कई सारे अधिकारों को नागरिकों को देगा। तो ऐसा कहा गया कि सरकार को जैसे कि शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। तो आगे चलकर जब देश में संसाधन हो गए तो शिक्षा के अधिकार का विधेयक लाया गया, इसको प्रभावी बनाया गया काफ़ी, ठीक है। तो मतलब इसका ये अधिकार दिया गया। इसी तरह कई सारे अधिकार से संबंधित प्रावधानों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो मेन सेंस समझ में आ गया आपको। अब नीति निर्देशक तत्वों में हमें कई तरह के अधिकार देखने को मिलते हैं। देखिए ये अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए लक्ष्य तय करते हैं। इनमें शामिल बातें लोगों को रोजगार और आजीविका। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये अदालत में लागू मतलब ये अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जाते, ठीक है। ये सरकार से एक तरह से कहा गया है कि सरकार को ये कार्य करने हैं, सरकार के लक्ष्य ये हैं, ठीक है। जैसे कि लोगों को रोजगार और आजीविका देना, ठीक है, स्वास्थ्य की रक्षा करना, समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ठीक है, ये सुनिश्चित किया जाए सरकार के द्वारा। ये बातें की गई हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पंचायतों को मजबूत बनाना, ठीक है। तो कई सारे अधिकार इसमें बताए गए हैं, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। समय के साथ अदालतों ने इन्हें मूल अधिकारों को समझने में मदद करने वाला स्रोत मान लिया। कई कानून इन्हीं से प्रेरित होकर बने। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बातें की गई हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बातें की गई हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि ये नागरिकों की जिम्मेदारियां हैं: संविधान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच अपनाना, राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करना। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन समाज में अधिकार कर्तव्य का संतुलन बनाते हैं, कि मतलब नागरिकों को जब कई सारे अधिकार भी मिले हैं तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, इस रूप में इसे रखा गया है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और संविधान। अब हम भारतीय संविधान को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पे हम समझेंगे। देखो भारत में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपने आप कानून नहीं बनती, लेकिन अदालतें अक्सर वैश्विक मानवाधिकार दस्तावेजों का उपयोग कर अपने फैसले देती हैं, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का करार, बाल अधिकार। इससे भारत का मानवाधिकार ढांचा और मजबूत हुआ। अब देखिए दोस्तों, जो भारतीय अदालत हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, लेकिन तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो मानवाधिकार से संबंधित जो संधियां हुई हैं, तो कई बार जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो उनको भी एक बार देखती हैं, ताकि वो और अच्छे से मानवाधिकार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको समझकर फैसला दे पाएँ। अब यहाँ पर और डिटेल में बातें बताई जा रही हैं। प्रमुख अधिकार और उनका विकास, मतलब भारतीय संविधान में जो प्रमुख अधिकार हैं उनको और अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ नहीं है, इजी है। बस यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी सारी बातें समझाता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, आप हिंदी में अनुच्छेद लिख लेना, ठीक है।
तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान में है, जैसे कि भेदभाव रोकना, बराबर सुरक्षा देना, अस्पृश्यता समाप्त करना, ठीक है। आर्टिकल जो 17 है उसके द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है, ठीक है। संविधान यह भी मानता है कि जिन वर्गों को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है उन्हें आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान देकर आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि अनुच्छेद 16 में बात की गई है कि जो जो मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उसके लिए कुछ आरक्षण जैसे प्रावधान भी किए जा सकते हैं। तो ये भी संविधान के अधिकार के अंतर्गत ही है कि मतलब कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उसको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पेशा चुनने की आज़ादी, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा। हालांकि इन स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा आदि के नाम पर उचित रोक भी लग सकती है। मतलब जैसे कि कहीं पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी है, ठीक है, कहीं पे कोई नैतिकता का मुद्दा है, कोई सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा है, तो इसको देखते हुए कुछ जो स्वतंत्र मतलब जो आज़ादी से संबंधित स्वतंत्रता से संबंधित जो कुछ अधिकार हैं इन पर कुछ उचित रोक भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा शोषण से मुक्ति संबंधित अधिकार भी शामिल हैं भारतीय संविधान में, जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक, बाल मजदूरी, इन सब पर रोक लगाने की संवैधानिक गारंटी। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इस अनुच्छेद को देखिए, इससे किसी भी नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों के उल्लंघन पर जाने का अधिकार मिलता है। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत यही शक्ति दी गई है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मौलिक अधिकारों को पढ़ रखा है ना तो आप यहाँ पे और अच्छे से बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार भी है, आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21A के द्वारा। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यह सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मजबूत करता है। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले हैं तो यहाँ पर उनकी भी बात की गई है। मेनका गांधी केस, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत व्यापक है और इसमें न्याय, उचितता और निष्पक्षता शामिल है। मतलब मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत ये जो अधिकार है इसको और ज़्यादा मतलब व्यापक बताया। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि जो भी प्रक्रिया है वो न्याय संगत हो, जो भी मतलब प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही केशवानंद भारती केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, मतलब संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। विशाखा केस, इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उपयोग किया गया। अब देखिए न्यायपालिका ने अधिकारों को समय के साथ बदलते अर्थ दिए, जिससे संविधान एक जीवित दस्तावेज बन गया। मतलब न्यायपालिका ने समय के साथ जो परिस्थितियां बदलनी हैं, ठीक है, चुनौतियां जो बदल रही हैं समय के साथ, तो उसके साथ ही अधिकारों का जो अर्थ है उसको और स्पष्ट किया है। अब देखिए सीमाएं और चुनौतियां, अधिकारों के बीच टकराव, कई बार अधिकार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी बनाम सार्वजनिक शांति। मतलब देखिए सार्वजनिक शांति भी बनाए रखनी है लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो बोलने की आज़ादी भी है। तो ऐसा भी यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार एक दूसरे में टकरा जाते हैं। धर्म की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक व्यवस्था, इसलिए संविधान उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। मतलब दोस्तों कुछ बस सामान्य से कुछ सीमाएं बताई जा रही हैं यहाँ पे कि जो अधिकार तो दिए गए हैं भारतीय संविधान में कई सारे, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं भी हमें दिखाई देती हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि मतलब पूरी व्यवस्था की ही बात की गई है भारतीय संविधान में। जैसे कि भारतीय संविधान में जैसे कि स्वतंत्रता संबंधित कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये भी कहा गया है जैसे कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसके लिए कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें मतलब तय की गई हैं। अब देखिए लागू करने की कठिनाइयाँ, हालांकि संविधान बहुत मजबूत है लेकिन ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, शिक्षा की कमी, न्याय पाने में समय, सरकारी मशीनरी की कम क्षमता, सामाजिक भेदभाव। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संविधान तो काफ़ी मजबूत है, ठीक है, संविधान मजबूत का मतलब कई सारे अधिकार शामिल हैं संविधान में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो कई समस्याएँ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि गरीबी है, शिक्षा की कमी, न्याय पाने में समय, सरकारी मशीनरी की कम क्षमता, सामाजिक भेदभाव। इससे कई लोगों को अपने अधिकार पूरे रूप में नहीं मिल पाते। जैसे कि दोस्तों कई बार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी होता है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके पास अधिकार है, लेकिन हो सकता है कि वो गरीब हों, ठीक है, हो सकता है कि मतलब या तो गरीबी कारण हो सकता है कि वो अपने अधिकारों का मतलब अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, या तो न्याय पाने में बहुत देरी हो रही है तो बहुत समय लग रहा है,
तो ये भी मतलब क्या, ये कुछ सीमाएं, कुछ कठिनाइयाँ दिखा रहे हैं। अब देखिए न्यायिक सक्रियता। अब देखिए अदालतें कई बार, या अब देखिए यहाँ पर जो शीर्षक है सीमाएं एंड और चुनौतियां हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ न्यायिक सक्रियता के बारे में बातें बताई जा रही हैं। देखिए अदालतें कई बार स्वयं पहल करते हुए निर्णय देती हैं, जैसे कि पर्यावरण, भोजन, कैदी अधिकार इत्यादि। कई बार आप जानते हैं कि कई बार अदालतें खुद ही किसी मुद्दे पर पहल करते हुए निर्णय दे रही हैं आजकल। जैसे कि दोस्तों अब दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, हम जानते हैं कि सर्दियों के टाइम पर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहता है सरकार से कि इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप कुछ करें, कुछ मतलब चीज़ें मतलब अपनाइए, कुछ करिए। और कई बार जब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सख्त होता है तो ये भी पूछता है कि आप हमारे पास रिपोर्ट भेजिए कि आप पॉल्यूशन कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कई मुद्दों पर अदालत खुद कई सारे मतलब फैसले देती है। अब देखिए लेकिन इस पर बहस भी है कि कहीं अदालतें विधायिका की सीमा तो पार नहीं कर रही। मतलब इस पर बहस भी है कि जो जो ये न्यायिक सक्रियता है कि अदालतें कई बार कई मुद्दों पर खुद ही पहल करके कई सारी चीज़ें बताती हैं, कई सारी मतलब निर्णय देती हैं। तो इन पर एक बहस है कि देखिए कानून बनाने का अधिकार तो विधायिका का यानी कि संसद का है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अदालतें हैं वो विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ प्रश्न भी उठता दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार कानून और भारत की संस्थाएं। देखिए संवैधानिक ढांचा और अतिरिक्त नेटवर्क। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ संविधान के भरोसे नहीं बल्कि कई कानूनों और संस्थाओं के बड़े नेटवर्क पर निर्भर करती है। यह ढांचा समय के साथ बढ़ता गया है। राजनीतिक बहसें, अदालतों के फैसलों, सामाजिक आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के आधार पर। हरगोपाल का दृष्टिकोण। हरगोपाल कहते हैं कि भारत का मॉडल दो बातों का मेल है, संवैधानिक आदर्श, प्रशासनिक व्यवहार। देखिए दोस्तों सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि ऐसे संस्थान भी चाहिए जो अन्याय और उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया दे सके, कमज़ोर वर्गों की मदद कर सकें, सरकार की गतिविधियों पर नज़र रख सकें। यहाँ पर कुल मिलाकर यही बातें हम बताई जा रही हैं कि देखिए सिर्फ सिद्धांत की हम बात नहीं कर रहे कि संविधान में सिर्फ अधिकार दे दिए गए, सिद्धांत बना दिए गए। ठीक है, उन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए, ठीक है, उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थान होना भी आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और ये भी है कि कुछ दूसरे भी संस्थान हैं जैसे कि मानवाधिकार आयोग है। तो भारत में मानवाधिकार आयोग है तो वो भी मानवाधिकारों से संबंधित कई सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है। अगर कहीं पर किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसको वो देखता है, जांच भी करता है कई सारी। तो भारत में हमें कई सारी संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें राष्ट्रीय कानून ढांचा की। देखिए संविधान के साथ साथ कई राष्ट्रीय कानून भी मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए भारतीय संविधान में तो मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित कई सारे प्रावधान हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संविधान के अलावा भी कई सारे अधिनियम पारित किए गए हैं। ठीक है, कई सारे कानून बनाए गए हैं जो कि मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित हैं। जैसे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यह सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया ताकि मानवाधिकारों को लेकर एक मजबूत संस्था बने, शिकायतों की जांच हो सके, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़े। इस कानून ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना की। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं ताकि इसकी कार्यक्षमता बढ़ सके। देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानून है मानवाधिकारों से संबंधित भारत में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया इस अधिनियम के तहत। अभी हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नाबालिग न्याय कानून, तो ये भी मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून बच्चों के लिए बनाया गया, गरीब, अनाथ, बीमार या जोखिम में पड़े बच्चों की सुरक्षा के लिए। उन बच्चों के लिए व्यवस्था जो किसी अपराध में फंस जाते हैं। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौतों के अनुसार बार बार संशोधित किया है। मतलब भारत में नाबालिग न्याय कानून बनाया गया है। ये मतलब इसमें कई सारे मतलब बच्चों से संबंधित कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो कानून है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब समझौते होते रहते हैं बाल अधिकार से संबंधित, उसके आधार पर भारत में कई बार इसमें संशोधन किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कई सारे राष्ट्रीय स्तर के जो कानून हैं जो कि मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित हैं, उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, जो SC/ST एक्ट है वो, यह कानून ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो SC/ST वर्ग है, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित ये कानून है। यह भेदभाव, हिंसा, अपमान और सामाजिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है। ठीक है,
इसमें शामिल हैं विशेष अदालतें, तेज जांच, विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है ताकि इनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको आसानी से जल्द देखा जा सके, ठीक है, तेज जांच हो सके, इसका प्रावधान किया गया और पीड़ित की सहायता के प्रावधान इसमें शामिल हैं। मतलब देखिए, भेदभाव जैसे कि SC ST से संबंधित कोई भेदभाव का मतलब कोई मुद्दा है, कोई, ठीक है, हिंसा से संबंधित, अपमान से संबंधित है, तो इसके लिए इसकी तेज जांच हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी सहायता हो सके उसके बारे में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार, RTI एक्ट, हालांकि यह सीधे मानवाधिकार कानून नहीं है, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है, जनता को जवाब मांगने का अधिकार मिलता है, यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। अब देखो दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून है वो आपको पता होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना पाने का अधिकार, किसी सरकारी विभाग से हम किसी मामले में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए कि कुछ विषय हैं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब विषय है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो उन विषयों को छोड़कर कई सारे विषयों को के बारे में जो आम नागरिक हैं वो जनता से कई सारी चीज़ें जान सकता है, कई सारी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये कानून काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप यहाँ पे ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, NHRC की। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों की गई, भारत के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। देखिए, मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर निगरानी, मानवाधिकारों के लिए सुझाव, रिपोर्ट और दिशा निर्देश बनाना, जेलों, बंदी गृहों, पुलिस हिरासत आदि की निगरानी करना। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाहियों की निगरानी करने के लिए, ठीक है, इस आयोग की जांच की, मतलब इस आयोग की स्थापना की गई। साथ में मानव अधिकारों से संबंधित और भी जो मुद्दे हैं जो कि सामने नहीं आ पाते, ठीक है, उनको उजागर करने के लिए, ठीक है, उनकी जांच करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा जेल हैं, बंदी गृह हैं, ठीक है, जो पुलिस हिरासत है, ठीक है, तो इनकी निगरानी करने के लिए कि यहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ठीक है। और कोई मान लीजिए मानव अधिकार से संबंधित कोई मुद्दा है, ठीक है, उससे संबंधित सुझाव देने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, दिशा निर्देश देने के लिए कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे अच्छे से की जा सकती है, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मैं आपको वैश्विक दृष्टिकोण भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, देखिए अभी हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना, तो 1990 के बाद ये बना है, 1993 के अधिनियम के तहत। तो देखिए, उस समय भारत पर एक आर्थिक दबाव भी था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, तो उनका एक दबाव था कि भारत में मानवाधिकार आयोग भी होना चाहिए। कि देखिए दोस्तों, उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि भारत में आयोग होना चाहिए, लेकिन वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो ज़्यादातर मानवाधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहे हैं। और उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, और ऐसे में भारत को जो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को और सुधारने के लिए सहायता भी चाहिए थी। और उस समय आपको याद है 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को भी अपनाया, ठीक है, मतलब भारत ने उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण, वैश्वीकरण से संबंधित नीतियों को भी अपनाया। और उस समय जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी बात हो रही थी कि जो मानव अधिकार की जो चीज़ें हैं, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे की भी बात हो रही थी। तो भारत एक तरह से मानव अधिकार का आयोग भारत ने अपने मतलब देश में बनाया, तो ये भी एक कारण था। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो विश्व है, तो उसको भी पता चले कि भारत मानव अधिकार की दिशा में सकारात्मक काम कर रहा है, मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित भारत एक सकारात्मक काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको परिस्थिति बताई, तो उस समय की जो परिस्थिति से संबंधित बातें थी वो मैंने आपको अलग से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए NHRC का ढांचा, अब ये जो मतलब आयोग है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो देखो, एक अध्यक्ष होता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, अन्य अध्यक्ष, न्यायिक और गैर न्यायिक पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ, जांच विंग यानी कि टीम होती है, जांच टीम होती है, अनुसंधान विभाग होता है, कानूनी शाखाएं आदि। उद्देश्य यानी कि आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। आयोग की जो संरचना है वो ऐसी बनाई गई है कि आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। शिकायत प्रक्रिया, देखिए कोई भी व्यक्ति NHRC में मतलब इस आयोग में शिकायत कर सकता है, पुलिस, जेल अधिकारियों या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की, ठीक है, या कोई भी दूसरा जो भी मानवाधिकार से संबंधित कोई विषय है उसकी भी। तो मतलब मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे इसमें लाए जाते हैं। अब देखिए NHRC क्या करता है, जाँच करता है, साक्ष्य बुला सकता है, इस स्थान निरीक्षण कर सकता है, मुआवजा या कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन सरकारें आमतौर पर इन्हें मानती हैं क्योंकि आयोग की नैतिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर NHRC लिख दिया डायरेक्टली शॉर्ट में समझाने के लिए, बाकी आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हिंदी के अनुसार लिखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण मानक, अब देखो
गिरफ्तारी पर दिशा निर्देश, इसने दिशा निर्देश बना रखे हैं, ठीक है। देखिए, नकली मुठभेड़ मामलों की जांच, हिरासत में मौत, मानव तस्करी। तो मतलब ये कुछ विषय यहाँ पे बता दिए गए हैं जिनकी ये काफ़ी गहन जांच इसके द्वारा समय समय पर की जाती रहती है। अब देखिए, एनएचआरसी का सहयोग नेटवर्क। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, जो राज्य में जो मानवाधिकार आयोग हैं तो वो भी सहयोग करता है इसके साथ। नागरिक संगठन, कई सारे जो नागरिक संगठन हैं, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इनके बीच तालमेल से आयोग और प्रभावी हो जाता है। इसके देखिए, सहायक संस्थाएं और अच्छे से बताया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य स्तर पर काम करते हैं, स्थानीय समस्याएं जल्दी पकड़ते हैं, पर उनकी क्षमता संसाधनों पर निर्भर करती है। मतलब एनएचआरसी की जो सहायक संस्थाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि जो स्टेट एचआरसीज हैं, यानी कि राज्य के जो मानवाधिकार आयोग है वो इसके साथ सहयोग करते हैं, वो इसकी एक सहायक संस्था है। इसके अलावा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संविधान के सबसे बड़े रक्षक, जनहित याचिका के जरिए बड़े बदलाव। जनहित याचिका का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि कोई भी विषय है तो उस विषय पर कोई भी व्यक्ति, भले ही वो समस्या उस व्यक्ति की ना भी हो, ठीक है, तब भी वो एक याचिका न्यायालय में डाल सकता है और न्यायपालिका फिर उस पर सुनवाई करती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई, ठीक है, तो वो व्यक्ति डायरेक्टली नहीं जा पा रहा है कोर्ट में, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए एक याचिका डाल दे रहा है कोर्ट में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी इजाज़त दे रहा है, ठीक है। इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। तो मतलब जो अदालतें हैं वो इसकी मतलब इजाज़त दे रही हैं, तो जनहित याचिका के माध्यम से भी सुनवाई की जाती है। अब देखिए, पुलिस और प्रशासन, इन पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन इनके बिना कानून लागू नहीं हो सकता। तो मतलब ये भी आयोग की सहायता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए प्रशिक्षण, सुधार, जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोकायुक्त भ्रष्टाचार और सरकारी दुरुपयोग की शिकायतें सुनते हैं। नागरिक समाज संगठन, यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों को जागरूक करना। नागरिक समाज संगठन की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि लोगों को जागरूक करने से संबंधित कार्य करते हैं नागरिक समाज संगठन। कई सारे जो दोस्तों एनजीओज वगैरह हैं उनकी भी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, उल्लंघनों की रिपोर्ट तैयार करना, अदालतों और आयोगों तक मुद्दे पहुँचाना, वंचित वर्गों की आवाज़ बनना। कोठारी और सेठी कहते हैं कि इन संगठनों के बिना मानवाधिकारों पर सार्वजनिक बहस संभव नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कई सारे जो एनजीओज वगैरह हैं, कई सारे जो नागरिक संगठन हैं, ये कई सारे मुद्दों को उठाते हैं, जिससे उस मुद्दे के बारे में कई लोगों को पता चलता है, तो इसलिए इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ जो सहायक संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानवाधिकारों के लागू होने वाली चुनौतियाँ। अब देखिए, मानवाधिकारों के लागू होने में जो चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, संसाधनों की कमी, कई आयोगों और अदालतों में कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, जांच में देरी, इससे शिकायतों का समाधान धीमा हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक जो चुनौती है वो ये है कि संसाधनों की कमी दिखाई देती है, कि ये जो आयोग है इनके पास कुछ संसाधनों की कमी दिखाई देती है, जिसके कारण कई बार जाँच में देरी होती है और इससे जो शिकायतें मिली थी उसका समाधान धीमा हो जाता है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप। अब देखिए, आयोगों की नियुक्ति, मतलब जो आयोग हैं दोस्तों, उसमें जो पदों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल जाता है। संवेदनशील मामलों की जांच, सिफारिशों को लागू करना कई बार राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। मतलब कई बार जो सिफारिशें वगैरह होती हैं वो राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हो जाती हैं, तो इनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप ये भी एक सीमा है, ये भी एक चुनौती है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता की कमी, गांव, आदिवासी इलाकों, गरीब समुदायों में कई लोग नहीं जानते कि उनके अधिकार क्या हैं या शिकायत कहां करें, तो जागरूकता की भी एक कमी है, तो ये भी एक चुनौती आती है मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित। अब देखो, कानूनी प्रक्रिया की जटिलता, लंबी प्रक्रियाएं लोगों को शिकायत करने से रोक देती हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रक्रिया है कानूनी वो बहुत लंबी है, न्याय मिलने में बहुत देरी हो सकती है, तो इस कारण से भी कई लोग शिकायत नहीं करते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत में मानवाधिकार आंदोलन। देखिए दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है भारत में मानवाधिकार आंदोलन, इसका मतलब सिंपल सा है कि भारत में मानवाधिकारों का विकास कैसे हुआ। कई सारी बातें लिखी हैं, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत में मानवाधिकार का विकास केवल संविधान और कानूनों से नहीं हुआ। इस विकास में सामाजिक आंदोलनों, सुधारकों, जन संगठनों और आम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि मानवाधिकार संघर्षों से पैदा होते हैं। गरिमा, बराबरी, सम्मान, इन संघर्षों ने अधिकारों का अर्थ बढ़ाया, सामाजिक असमानता को चुनौती दी। जैसे कि भारतीय समाज में हमने देखा कि बराबरी की बात की गई कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। कई सारे सुधारक सामने आए जिन्होंने बात की कि समाज में सभी बराबर होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत जो भेदभाव हैं वो गलत हैं।
सभी के पास बराबरी के अधिकार हों। ठीक है, तो ये जो अधिकारों की बात की गई, इन्हीं से हम देखते हैं कि मानव अधिकारों का विकास हुआ। ठीक है, सामाजिक असमानता को चुनौती दी, नए कानून व नीतियां बनवाई। अब देखिए, इसलिए भारत में मानव अधिकार आंदोलन समाज और संस्थाओं के बीच एक निरंतर संवाद जैसा है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से थोड़ा बताया जा रहा है। देखिए, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आंदोलन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के सम्मान, समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की गहरी आलोचना की और बराबरी का मजबूत सिद्धांत दिया। उनकी सोच सीधे संविधान के समानता व गैर भेदभाव के प्रावधानों में शामिल हुई। यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया, इसका विरोध किया, जाति जो आधारित जो भेदभाव है इसका विरोध किया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो समानता का विचार है, ठीक है, जो गैर भेदभाव का जो प्रावधान है उसको शामिल किया गया। महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन, इन आंदोलनों ने मुद्दे उठाए जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा की कमी, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि जो हमने सुधार आंदोलन देखा था भारत में, कि कई सारे सामाजिक सुधारकों ने कई सारे सुधार आंदोलन चलाए, अपने अपने विचार रखे, कई सारे विद्वानों ने, कई सारे विचारकों ने, जैसे कि सभी को बराबरी का अधिकार हो, महिला स्त्री, मतलब देखिए जो महिलाएँ हैं जो पुरुष हैं दोनों ही मतलब दोनों को ही बराबर का अधिकार मिले, जातिगत जो भेदभाव हैं वो पूरी तरह बेकार हैं। ठीक है, तो इन सब की जो बात की गई, उन्हीं से ये अधिकारों के सिद्धांत उभरे। ठीक है, इनसे महिलाओं की स्थिति सुधारने वाले कई कानून बने। गांधीवादी आंदोलन, गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, समुदाय आधारित बदलाव को मानव गरिमा से जोड़ा। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को आंदोलन में शामिल किया और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, यह स्वैच्छिक जमीन दान पर आधारित था। इससे सामाजिक आर्थिक अधिकारों और गरीबी पर नई सोच विकसित हुई। कुल मिलाकर ये पहले आंदोलन मानवाधिकार शब्द का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन बराबरी, सम्मान, न्याय जैसे मूल विचारों की नींव इन्हीं ने रखी। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से बात की जा रही है कि किस तरह से भारतीय समाज में अधिकारों की बात की जाने लगी। इस पोर्शन को दोस्तों आप थोड़ा बनाकर खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को पढ़ रखा है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा का काफ़ी कड़ा विरोध किया। मतलब दोस्तों भारतीय समाज में 18वीं 19वीं शताब्दी में जो हमें सामाजिक सुधार आंदोलन दिखाई देता है, समाज में जो सुधारों की बात की गई, जो अधिकारों की बात की गई, ठीक है, तो वही हमें आगे चलकर दिखाई देता है कि भारतीय संविधान में अधिकारों के रूप में कई सारे अधिकारों को शामिल किया गया और जो मतलब बेकार प्रथाएं थी, जो भेदभाव से संबंधित जो चीज़ें थी, उनको समाप्त की गई। यहाँ पे अभी थोड़ा ऐतिहासिक रूप से अभी हमने समझा। अब यहाँ पे ये भी बात बताई जा रही है, स्वतंत्रता के बाद मानवाधिकार आंदोलन, मतलब यह है कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, कई सारे मुद्दे हमें नए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने हो सकता है पहले ना ध्यान दिया हो, तो फिर हमें बाद में हमने आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमने उस पर ध्यान दिया, फिर उसके लिए भी कानून बनाए गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आज़ादी के बाद किस तरह से मानव अधिकारों का विकास हुआ, यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि आदिवासी अधिकारों के आंदोलन, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जैसे कि आदिवासियों से संबंधित कुछ जो मुद्दे थे, जैसे कि ज़मीन से बेदखली, जंगल, नदी, भूमि पर अधिकार, खनन और विकास परियोजनाओं से नुकसान। इन आंदोलनों ने आदिवासियों के सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों को पहचान दिलवाई। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि कई सारे ऐसे मुद्दे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ठीक है, कई बार कुछ खनन और विकास परियोजना के चलते उन क्षेत्रों पर मतलब जो आदिवासी क्षेत्र थे तो उनको कई बार खनन और विकास परियोजनाओं के चलते कई तरह से नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में उनके अधिकारों की बात की गई कि उनके लिए कुछ सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था की जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए कई सारे अधिकार, कई सारे कानून बनाए गए, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। मतलब जैसे जैसे हमें कई सारे मुद्दे दिखाई दिए, वैसे वैसे हमें कई सारे कानून दिखाई दिए। जैसे कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो मुद्दा था, तो इसके लिए भी कई सारे फिर कानून लाए गए, इसकी रोक के लिए कई सारे कानून बनाए गए। इसी तरह बाल अधिकार आंदोलन, मतलब बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई सारे नियम बनाए गए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, अनिवार्य शिक्षा मिल सके, इसलिए राइट टू एजुकेशन का कानून भी लाया गया। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन, अब महिलाओं से संबंधित जो समस्याएँ थी जब वो सामने दिखाई दी, ठीक है, तो फिर उनके समाधान के लिए भी कई सारे कानून बने। तो यहाँ पे मतलब यही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे और बातें बताई जा रही हैं, एनजीओ, मीडिया और जनहित याचिका की भूमिका। एनजीओस ने मामलों की जांच की, रिपोर्टें बनाई और कानूनी सहायता दी। मीडिया ने मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया। पीआईएल यानी कि जो जनहित याचिका है, इसने अदालतों को आम लोगों की तरफ से कार्यवाही करने का मौका दिया। पीआईएल के जरिए पर्यावरण संरक्षण, कैदियों के अधिकार, बंधुआ मजदूरी, पुलिस अत्याचार जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले हुए।
मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एनजीओ, मीडिया और जनहित याचिका, इनसे काफ़ी ज़्यादा मानवाधिकारों की रक्षा हुई। एनजीओ की जगह दोस्तों यहाँ पर आप एनजीओ को ब्रैकेट में लिखना, और इसकी जगह हिंदी में लिख रहे हैं तो गैर सरकारी संगठन लिखना और ब्रैकेट में एनजीओ लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक चुनौतियाँ और नए आंदोलन। जो आंदोलन वाला टॉपिक था वो भी अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पे आधुनिक जो चुनौतियाँ हैं, जो नए आंदोलन है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों और विस्थापितों के अधिकार। नए मुद्दे दिखाई देते हैं, जैसे कि पहचान, सुरक्षा, रहने बसने के अधिकार। तो मतलब ये कुछ मुद्दे हमें दिखाई देते हैं। दिव्यांग जनों के अधिकार। नए आंदोलनों, नए कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण यह आंदोलन बहुत मजबूत हुआ है। लैंगिक न्याय। अब ध्यान सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि कार्यस्थल सुरक्षा, मतलब जो कार्यस्थल है वहाँ पर सुरक्षा हो। प्रजनन अधिकार, यौन अल्पसंख्यकों के अधिकार और कई स्तरों पर होने वाले भेदभाव, अब इस पर भी बात की जा रही है और इसमें भी समानता की बात की जा रही है। अब देखिए डिजिटल अधिकार और गोपनीयता। अब ये भी, इसकी भी बात की जा रही है कि डिजिटल अधिकार हो लोगों के पास, और गोपनीयता, प्राइवेसी की बात की जा रही है कि जो लोगों का डाटा है वो सुरक्षित रहे। तकनीक बढ़ने से नए मुद्दे सामने आए, जैसे कि निगरानी, डेटा सुरक्षा, इंटरनेट स्वतंत्रता, ऑनलाइन अभिव्यक्ति। यह नया क्षेत्र लगातार बदल रहा है। पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण को मानवाधिकार का हिस्सा माना जा रहा है। मुद्दे जैसे कि स्वच्छ पानी, प्रदूषण, टिकाऊ विकास। मतलब देखिए दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित कई सारे मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वच्छ पानी का मुद्दा, ठीक है, प्रदूषण से सुरक्षा, ठीक है, प्रदूषण बहुत हो रहा है, ठीक है, और टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। विश्व स्तर पर इसकी बात की जा रही है कि विकास ऐसा किया जाए ताकि जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जो पर्यावरण है, तो इससे संबंधित जो अधिकार हैं तो ये भी मानवाधिकारों में शामिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने कई सारे जो नए मुद्दे हैं उनको हमने देखा, जिनके बारे में भी और बातें हो रही हैं, और इन क्षेत्रों में अधिकारों की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि हमने अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों और विस्थापितों के अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में देखा अभी, ठीक है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात की जा रही है, लैंगिक न्याय की बात की जा रही है, डिजिटल अधिकार और गोपनीयता की बात की जा रही है, और पर्यावरण से संबंधित अधिकारों की बात की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि मानवाधिकारों से संबंधित इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संस्था है, ठीक है। इसके अनुसार भेदभाव, न्याय तक पहुंच की कमी, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा अभी भी बड़े मुद्दे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा हम ये बताया जा रहा है कि अभी भी कई सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जिनसे निपटना है। अब देखिए ये जो समस्याएं हैं इनसे लड़ने के लिए कानून, अदालतें, समाज और सरकार सबको मिलकर काम करना पड़ता है या चाहिए। यहाँ पर आप चाहिए शब्द लिख लेना, ठीक है। अब देखिए समग्र निष्कर्ष। देखिए भारत का मानवाधिकार आंदोलन दिखाता है कि अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं बनते, वे संघर्ष, भागीदारी और सामाजिक जागरूकता से विकसित होते हैं। संविधान के आदर्श और समाज की वास्तविकता के बीच यह निरंतर संवाद है, और जब तक समाज में असमानता, अन्याय और भेदभाव मौजूद है, मानवाधिकार आंदोलन भारत में एक जीवंत और आवश्यक शक्ति बना रहेगा। दोस्तों मतलब यहाँ तक आपको एक मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया, बाकी आप निष्कर्ष यहाँ पे समझ के थोड़ा नॉर्मली आप इसे समझ सकते हैं। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता अधिकारों की। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और शिकायत निवारण तंत्र। भारत में उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स को अब मानवाधिकार का ही विस्तार माना जाने लगा है। देखिए दोस्तों, भारत में हमें उपभोक्ता अधिकार दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो उपभोक्ता अधिकार हैं, ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं, तो ये भी मानव अधिकारों का विस्तार ही इन्हें माना जाता है कि मानव अधिकार के तहत ही उपभोक्ता अधिकार भी दिए गए हैं। अब ये क्या है, इसको और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए रोज़मर्रा के लेन देन, जैसे सामान खरीदना, सेवाएं लेना, सीधे व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान को प्रभावित करते हैं। उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि अधिकारों का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जी सकें। इसलिए उपभोक्ता का सम्मान और सुरक्षा भी मानवाधिकार का हिस्सा है। मतलब यहाँ पे दोस्तों यही बताया जा रहा है कि जो हम सामान खरीदते हैं, जो सेवाएं लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी सीधे ही व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो उपभोक्ता संबंधित अधिकार हैं वो भी मानवाधिकारों का ही एक हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इस अधिकार में। तो देखिए सुरक्षा का अधिकार, मतलब जो भी सामान मिल रहा है उपभोक्ता को, ठीक है, वो सुरक्षित हो। खतरनाक या खराब सामान या सेवाओं से सुरक्षा भी दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही जानकारी पाने का अधिकार, सामान के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है उपभोक्ता को, जैसे कि सामान के मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा, तिथि, यानी कि किस समय वो, मतलब किस दिन वो सामान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, आदि की सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा
चयन का अधिकार, अलग अलग विकल्पों में से स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार, मतलब जो भी विकल्प उपलब्ध हैं तो उपभोक्ता किसी भी विकल्प को चुन सकता है, ठीक है, चयन का अधिकार भी है। इसके अलावा शिकायत करने और न्याय पाने का अधिकार, गलत, धोखाधड़ी या खराब सेवाओं के खिलाफ अधिकार, मतलब व्यक्ति के पास शिकायत करने का भी अधिकार है और न्याय पाने का भी अधिकार है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अधिकार है वो अधिनियम के तहत एक अधिनियम बनाकर ये अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ संवैधानिक जो कुछ अनुच्छेद हैं तो उसमें भी हमें कुछ जुड़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन का अधिकार देता है, सुरक्षित उत्पाद और सुरक्षित सेवाएं। जीवन के अधिकार के तहत ये चीज़ें तो साफ तौर पर हैं कि जो भी प्रोडक्ट व्यक्ति खरीद रहा है, जो भी प्रोडक्ट या सेवाएं व्यक्ति को मिल रही हैं वो सुरक्षित हों, वो उसके जीवन के लिए नुकसानदायक या खतरनाक ना हो, वो सुरक्षित हो, ठीक है, ये चीज़ इसमें शामिल है। इसके अलावा आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14, वो समानता का अधिकार देता है, उपभोक्ताओं के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाए, तो ये इस चीज़ को बता रहा है। तो मतलब जो संविधान है तो संविधान से भी जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भी कुछ बातें उपभोक्ता अधिकार से संबंधित देखने को मिलती हैं। अब देखिए, उपभोक्ता अधिकार सिर्फ आर्थिक विषय नहीं बल्कि न्याय और समानता का प्रश्न भी है। अब देखिए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, देखिए 2019 का नया कानून पुराने 1986 का जो अधिनियम था उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, उस वाले कानून की जगह लाया गया है। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाज़ार बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी अधिक हो गई है, मतलब कई चीज़ें बदली हैं। अब हम देख रहे हैं कि आज के समय में ऑनलाइन खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और धोखाधड़ी के नए तरीके सामने आए हैं। तो इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया ताकि उसे नई परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके। अब देखिए मुख्य बातें, उपभोक्ता की परिभाषा बढ़ी, मतलब जो उपभोक्ता है, अब अगर कोई उपभोक्ता ऑनलाइन सामान भी खरीद रहा है तो उसे भी उसमें शामिल किया गया है। डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल, मतलब ये जो नया कानून लाया गया इसके तहत ये हुआ कि जो जो उपभोक्ता है, ठीक है, जो कंज्यूमर है, अगर वो किसी दुकान से सामान खरीद रहा है तो वो तभी वो उपभोक्ता है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहा है तभी उसे उपभोक्ता कहा जाएगा। कोई डिजिटल सेवा ले रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनियों और सेवा देने वालों पर कड़ी जिम्मेदारी, गलत उत्पाद, भ्रामक विज्ञापन, खराब सेवाओं पर कार्यवाही, इसको शामिल किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी की गई इस अधिनियम के द्वारा, 2019 के अधिनियम के द्वारा। जांच, उत्पाद रिकॉल, जुर्माना, राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा। राज्यों में भी उपभोक्ता प्राधिकरण, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी उपभोक्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है और राज्यों में भी उपभोक्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जागरूकता कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर पालन, मतलब यह है कि ये जो प्राधिकरण है वो जागरूकता कार्यक्रम चलाएं कि उपभोक्ता जो हैं वो जागरूक बने सामान को खरीदते समय। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, कहीं पर मैंने इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया है, तो प्लीज़ आप इंग्लिश की जगह हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो हिंदी शब्द का वहाँ वर्णन करना, हिंदी मीडियम के अनुसार शब्द लिखना आप। अब देखिए, उपभोक्ता अदालतें, 3 स्तर की विशेष अदालतें। अब देखिए, उपभोक्ता से संबंधित जो भी मतलब मुद्दे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 स्तर की, मतलब 3 अदालतों की, मतलब 3 तरह की यहाँ पे अदालतों के बारे में बातें की गई हैं कि 3 विशेष अदालतें यहाँ पे बताई गई हैं। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, मतलब उपभोक्ता संबंधित जो भी विवाद हैं उनको यहाँ पर हल किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो इनकी क्या खासियतें हैं, इनकी विशेषताएं ये हैं कि सामान्य अदालतों का बोझ कम करती हैं, कि जो सामान्य अदालत हैं तो उनका बोझ कम करती हैं। ये प्रक्रिया तेज होती है यहाँ पर। उपभोक्ताओं के लिए सरल न्याय व्यवस्था, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर हैं तो उनके लिए सरल तरीका है थोड़ा, ठीक है, जो व्यवस्था है न्याय व्यवस्था वो काफ़ी सरल है। ऑनलाइन शिकायत भी संभव है यहाँ पर, ठीक है, मामलों में दोषपूर्ण सामान, गलत बिलिंग, खराब सेवा, भ्रामक विज्ञापन, जैसे कि कोई दोषपूर्ण सामान मिला है किसी को तो यहाँ पे मामला दायर किया जा सकता है। गलत बिलिंग दी गई है, ठीक है, खराब सेवा है, भ्रामक विज्ञापन छापा गया है, तो वो सारे मामले इसमें आते हैं इन अदालतों में। शिकायत निवारण तंत्र, देखिए दोस्तों, 2019 के कानून ने शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाया है। मुख्य सुविधाएं जैसे कि ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है। विवाद राशि के आधार पर जो भी विवाद की राशि है, जैसे कि आपका मतलब कितना नुकसान हुआ है, जो भी कंज्यूमर है उसका कितना नुकसान हुआ है, जो भी राशि है उसके आधार पर आयोग का चयन किया जा सकता है कि जिला आयोग में जाया जाए या राष्ट्रीय स्तर के आयोग में, ठीक है। तेज कार्यवाही, जो भी विवाद है उसको हल करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज है, ठीक है। मध्यस्थता, अब देखिए मेडिएशन भी किया जा सकता है, ठीक है, मध्यस्थता भी हो सकती है। दोनों पक्ष चाहें तो अदालत से पहले समाधान कर सकते हैं। फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसके, तो समय बचता है। मध्यस्थता के एक फ़ायदा यह है कि समय बचता है, इससे खर्च कम होता है, विवाद टल जाता है और ई कॉमर्स विवादों में बेहद प्रभावी है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। देखिए,
चिकित्सा लापरवाही, भ्रामक विज्ञापन, खराब सेवाएं, इनसे उपभोक्ता अधिकारों का दायरा बढ़ा। मतलब ये जो चीज़ें जैसे कि चिकित्सा लापरवाही है, भ्रामक विज्ञापन है, खराब सेवाएं, तो इनको भी शामिल किया गया है उपभोक्ता अधिकारों में। तो इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का दायरा बढ़ा है। अब देखिए समस्याएं क्या हैं, तो मामलों में देरी, जनता में जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का अभाव, तो ये कुछ समस्याएं भी हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक है हमारा उपभोक्ता अधिकारों के सामने चुनौतियाँ। अभी जो हमने थोड़ा देर यहाँ मतलब जो हमारा पिछला पॉइंट है, तो ये भी कुछ समस्याएं ही बता रहा है, लेकिन और अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि जागरूकता की कमी है, ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में लोग अधिकार नहीं जानते। डिजिटल बाजार की समस्याएं, डेटा चोरी, गलत रिव्यू, प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, तो डिजिटल बाजार की समस्याएं भी हैं यहाँ पर। शिकायत समाधान में देरी, अधिकारियों की कमी और धीमी प्रक्रिया, तो शिकायत समाधान में देरी ये भी एक समस्या, चुनौती हमें दिखाई देती है। लगातार नीति सुधार और मजबूत कानून की आवश्यकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष के रूप में पूरे टॉपिक को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कई सारी चीज़ें, जैसे कि भारतीय संविधान है, कानून है, ठीक है, और कई सारी संस्थाएं जो कि मिलकर हम देख रहे हैं कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं। देखिए भारत में मानवाधिकार को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि संविधान, कानून और संस्थाएं तीनों मिलकर एक संयुक्त व्यवस्था बनाते हैं। मतलब संविधान, कानून और संस्थाएं ये तीनों मिलकर एक संयुक्त व्यवस्था बनाते हैं। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को मजबूत करने वाली परतों की तरह काम करते हैं। जैसे कि संविधान में कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इससे मानव की गरिमा और न्याय की बुनियाद रखी गई है। मतलब मानव को कई सारे तरह के अधिकार दिए गए हैं, और जो कानून है वो क्या कर रहे हैं, तो वो इन अधिकारों को लागू करने के लिए विस्तृत नियम बनाते हैं। और जो संस्थाएं हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट है, ठीक है, उपभोक्ता फोरम हो गया, मानवाधिकार आयोग और अदालतें, ये क्या कर रही हैं, उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था मिलकर काम कर रही है। निष्कर्ष, भारत का मॉडल एक ही संस्था पर नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का पूरा जाल है जो मिलकर अधिकारों की रक्षा करता है। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो भी आपका ये जो यूनिट थी आपकी मानवाधिकार से संबंधित, भारत में मानवाधिकार से संबंधित, इसको हमने काफ़ी डिटेल में सभी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से समझा। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।